हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री देखेंगे। एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए। देखिए, पूरा बुक्स तो बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप बिना बुक पढ़े क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। तो बुक पढ़ना तो जरूरी है। तो मैं एनसीईआरटी पूरा करा दूंगी, साथ में प्रीवियस ईयर भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो लाइक एकदम नहीं करते। हड़प्पा की कहानी देखो, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। देखो, कितनी भी पुरानी कोई चीज़, जैसे हम लोग का गांव वाला घर है मिट्टी वाला, हम लोग को कहानी बताता है ना, बचपन बीता है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ कहानी बताता ही है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, देखो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। वो जब खोदने उदने लगे, देखिए बहुत सारे मतलब ईंट ऊट मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि मतलब इस टाइम पाकिस्तान में एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही हैं। यह सोचकर वे खंडहर की हजारों ईंटें उखाड़ ली गई, जिससे उन्हें रेलवे लाइन, मतलब कि अब लोगों को लगता नहीं फ्री में चीज़ मिल रहा है लेके भागो, तो उसका क्या मतलब है, कैसे उससे थोड़ी मतलब निकालो निकालो, तो निकाल लिया। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता लगाया कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारत और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 पहले हुआ था। ठीक है, 4700 साल पहले। इन नगरों की विशेषता क्या थी? देखो, इन नगरों की विशेषता, ये नगर ना कई दो या दो से उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था, याद रखिएगा, पश्चिम वाला ये भाग जो था ये छोटा होता था और ये ऊंचाई पे बना होता था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन वो निचले में था। ऊंचाई वाले भाग को, जो पश्चिमी भाग में था, याद रखिएगा, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। देखो, ये क्वेश्चन हर बार आता है और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊंचाई पे कौन सा बना था? पश्चिम भाग था, और वो छोटा था। याद रखिएगा, जो छोटा था और वो ऊंचाई पे बना हुआ था उसको हम क्या बोलते थे? नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था, और निचले हिस्से को जो नीचे पे बना था पूर्व में, उसको निचला नगर, मतलब निचला और नीचे, याद रखिएगा, निचला और नगर। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, पूर्व में था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों से चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार खूब ज्यादा मतलब मजबूत रहे। कुछ आधुनिक नगर देखो, कुछ आधुनिक नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, इसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक मतलब विशेष अवसरों पर स्नान किया, जैसे अभी हम लोग कोई भी दिन होता है, जैसे छठ पूजा होता है या और कोई दिन होता है, तो देखो घाट को कितना अच्छे से सजाया जाता है। तो इस तरह से ये लोग भी करते थे। एक चीज और पूछता है इसमें, जिसे पुरातात्विक महान स्नानागार बोले हैं, और एक चीज ये भी कि ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। इसमें पानी को रिसाव को रोकने के लिए ऊपर चारकोल भी की परत भी चढ़ाई गई थी। तो ये लाइन पूछता है, याद रखिएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से, देखो याद रखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य मतलब की जगहों से अग्निकुंड मिला है। लोथल की एक चीज याद रखिएगा, लोथल क्या था? ये हमारा बंदरगाह था जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। मतलब भंडार गृह का मतलब समझ रहे हैं, खाने पीने के लिए सामान ये लोग रखते थे। ये महान स्नानागार है, इसको देखिए, इसके चारों तरफ से सीढ़ियाँ, ये देखिए सीढ़ी है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले के होते थे। मतलब ये जो नगर के घर थे ये एक या दो मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते, मतलब ये आंगन हो गया, ये आंगन, इसके चारों तरफ ऐसे रूम है। ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। हर घरों में मतलब वॉशरूम होता था नहाने के लिए, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल सफाई की जा सके।
घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, ये याद रखिएगा। और मतलब अभी जैसे हम लोग क्या है, नॉर्मल से पानी कहीं नहीं बह रहा है, ये लोग क्या करते थे, नाली वाली बनाते थे और कहीं कहीं पे इसमें होल ढके रहते थे, लेकिन कहीं कहीं पे होल बनाते ताकि इसकी मतलब सफाई कर सके सीवर की, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि शासक लोगों को दूर दूर से बहुमूल्य धातु मंगाई जाती थी। पत्थर और अनेक अन्य उपयोगी चीज़ भी ये लोग मंगवाते थे। मतलब कि यहाँ से जितनी धातुआं और पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ थी और अच्छी नहीं थी तो ये बाहर से मंगवाते थे, मतलब और अच्छी पे अच्छी चीज़ मतलब करें। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, याद रखिएगा। इन नगरों में क्या होते थे, लिपिक। और आपसे हर बार पूछता है लिपिक कौन होते थे। लिपिक जो होते थे ना वो मुहर पर लिखते थे, याद रखिएगा। लिपिक कौन होते थे, जो मुहर पर लिखते थे। और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए, मतलब और चीजों पर इन्होंने लिखा होगा लेकिन वो बच नहीं पाए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। इसके अलावा नगरों में क्या थे, शिल्पकार जो स्त्री पुरुष दोनों रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर इस तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मतलब अच्छी अच्छी कहानी जाते थे, कहानियाँ वनियाँ तो ले ही आते थे। जैसे अब हम लोग कहीं घूमने गए तो पूरा 4-5 दिन तक लौट के आएंगे, पूरे घर वाले को बताएंगे ही। तो इस तरह से मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं यहाँ पे, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। जैसे हम लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे, छोटे थे, तो इस तरह वहाँ के भी बच्चे होंगे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनाया गया था, हथियार बनाया गया था, गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट और फलक है, याद रखिएगा। मनके बाट और फलक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, पत्थर की मुहर बनाते थे। पत्थर की ये लोग मुहर को बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये देखिए ना, पत्थर की ये लोग मुहर बनाए हुए हैं। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी को मतलब कि बर्तन बनाते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो काले रंग से डिजाइन करते हुए और खूबसूरत लाल मिट्टी को लाल वाली मिट्टी यूज करके और बहुत सारा मतलब काले रंग से डिजाइन करते थे और उसे बर्तन बनाते। संभवतः देखो, संभवतः 7,000 साल पहले, याद रखिएगा अब ये लाइन यहाँ से, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई की संकेत देती हैं कि ये लोग मतलब कि सूत वगैरह से परिचित थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ के बारे में मतलब खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गए या फिर किसी और रोग के। जैसे एग्जाम्पल पत्थर तराशना, मनके चमकाना, जिनके बारे में जिस खूब अच्छे से पढ़ा होगा, उसके प्रशिक्षण को एकदम अच्छे से जानता होगा, विशेषज्ञ होगा, उसी को हम दिखाते हैं ना जो बीमारियों में होती है, जैसे न्यूरो वगैरह हो गया। देखो पृष्ठ पर 26 पर देखो, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। देखिए इनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, दाढ़ी बड़ी सब एकदम मस्त है, आँख कितनी सुंदर है, ये भी कितने सुंदर है, इनका कपड़ा भी सुंदर है, ये सब चीज़ है। चेहरा इतने आकर्षक से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो, कोई विशेष मूर्तिकार होगा वही तो बनाया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं होता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करते होंगे, इस मामले में दक्ष होंगे। फेंस देखो, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू है ये स्फटिक पत्थरों को चूड़ में गोद में मिलाकर उनमें से वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग के प्राय नीले या हल्के समुद्री मतलब हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन, बाले मतलब समझ रहे हैं ना, इयररिंग्स, कान में पहनने वाले बालियाँ जो होती हैं। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कच्चे माल। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को वो दूर दूर से आयात करते थे।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। देखो याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग मतलब कि हमारा जो राजस्थान है वो तांबे कहाँ से लाते थे? राजस्थान। आपसे यही ये सब पूछता है, तांबे कहाँ से लाते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का, ओमान और राजस्थान दोनों से हड़प्पा के लोग तांबे को मंगाते थे। देखो, और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टिन थी, उस टिन कहाँ से लाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। याद रखिएगा, टिन कहाँ से लाते थे? ईरान और अफगानिस्तान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक बहुमूल्य पत्थर का आयात ये कहाँ से करते थे? गुजरात से। ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। बहुमूल्य पत्थर कहाँ? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। और सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। ये चीज याद रखिएगा। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग देखो नगरों के अलावा भी गांव में ही रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। अभी भी तो हम लोग के यहाँ से ही जाता है ना भाई, हम लोग गाँव से ही तो शहर वहर में सब चीज़ जाता है। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धातु, तिल और सरसों उगाते थे। जो पौधों के अवशेष मिले उससे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग की गई थी। ये एक नई बात थी, ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग। हड़प्पा काल के तो हल नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे और लकड़ी खराब हो जाती थी। इनके हल आकार के खिलौने मिले हैं। मतलब यहाँ पे क्या मिला हुआ है? हल आकार के खिलौने मिले हुए। ये देखिए ना हल। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, मतलब इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा, यानी बचाया जाता हो, वो जरूरत पड़ने पर उसे मतलब इस्तेमाल कर लिया जाता होगा फसल वगैरह की सिंचाई के लिए। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का भी ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे? ये कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे ये था धौलावीरा नगर। वह साफ पानी मिलता था, वहाँ पे क्या मिलता था? साफ पानी। और जमीन उपजाऊ थी, यहाँ की जमीन भी उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में, ये वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। और धौलावीरा जो था, क्वेश्चन पूछता है, 3 भागों में बांटा गया था। इसके अंदर हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान था। ऐसा माना जाता है ये खुले मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा लेख, मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात, देखो गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी जो के किनारे बसा लोथल नगर है। ये लोथल वही है जो बंदरगाह था, ठीक है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगरों में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी मतलब छाप भी मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत भी मिली। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे क्या मिला हुआ है? एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनका बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण तैयार किए जाते थे और मनके भी यहीं पे मिलते थे। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। भाई मुहर का प्रयोग तभी तो हम पता चल पाएगा ना कहाँ से आया है। जैसे भी पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो हम एड्रेस लिखते हैं ना यहाँ पे, और जहाँ पे हम भेजते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो उन पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो मुहर क्या करते थे? उन पर ये गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा देते। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर टूट जाती थी तो ऐसा मान लेते कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। सभ्यता के अंत का रहस्य, देखो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। और क्या हुआ? मुहर और बाटों का लेखन का प्रयोग जो था वो बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बने लगे। वही मोहनजोदड़ो जहाँ पे नालियाँ वगैरह बनी थी पानी बहने के लिए। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाने जाने लगे, जो अच्छे अच्छे घर बने थे शहर के जैसे।
ये ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ, ये चीज़ याद रखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। मतलब कुछ का कहना है नदियाँ सूख गई तो लोग पानी के बिना इधर उधर घूमने लगे, बिना पानी के तो रह नहीं पाएंगे ना। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, मतलब और लोग बोले कि जंगलों का विनाश हो गया, मवेशी के लिए जो चारा वारा था और ये लोग खुद के लिए भी लकड़ी उकड़ी लाते थे वो नहीं था तो चले गए यहाँ से। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों, मतलब कि झुंडों से चारागाह घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, ऐसा मान लीजिए कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, छोड़ के चले गए। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। भाई सभी नगरों का अंत हो गया था ना, तो कैसे हुआ ये नहीं, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा ना। जैसे मान लो हम लोग के इलाहाबाद में बाढ़ आया तो यहीं पे आएगा ना, गाँव में थोड़ी चले जाएगा हम लोग क्या। तो ये ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो थी उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे, जैसे महाजनपद हो गया और बहुत सारी चीज़ उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको नोट्स लेना होगा तो जरूर से कमेंट करिएगा। नोट्स की प्राइस है 49 रुपीज़। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी मिल जाएगी और वहीं पे अगर आपको इंग्लिश का लेना होगा तो वो भी 49 का है। अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो 100 रुपीज़ की है। देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कब हुई थी, 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था, 47 साल पहले, 4700 साल पहले, ठीक है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, लगभग 3900 साल। अन्य नगरों का विकास कब हुआ, लगभग 2500। अब महाजनपद आएंगे इसके बाद से, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तिथियां याद रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। थैंक यू।